एक अदृश्य दुश्मन, बिना आवाज बिना रंग, पूरी मानवता को घुटनों पर ला देगा। एक ऐसा वायरस जिसने इंसान को इंसान से डरना सिखा दिया। ये कहानी शुरू होती है दशक 1920 कोंगो अफ्रीका, जहां जंगलों में रहने वाले बंदर जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, ग्रीन मंकी के अंदर नेचुरल रूप से एचआईवी यानी सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पाया जाता है और इसी वायरस को एचआईवी का जनक माना जाता है। 1920 से लेकर 1980 के दशक तक अफ्रीका के शहरों में बढ़ती भीड़, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से ये वायरस चुपचाप तेजी से पहले तो अफ्रीका में फैला और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में। दूसरी ओर उसी समय अंतराल में यानी 1920 से 80 के बीच अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में एक रेयर टाइप का निमोनिया यानी इम्यून सिस्टम रिलेटेड बीमारी पाई गई, जिसका डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 24 अप्रैल 1980 को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक होमोसेक्सुअल पेशेंट का जिक्र होता है जिसका नाम होता है केन होर्नी, और इस पेशेंट को कपोसी सार्कोमा यानी कि स्किन कैंसर होने का जिक्र होता है और उसे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण कैंसर पेशेंट नहीं है, बल्कि तूफान के आने से पहले का एक सन्नाटा है। यह एक ऐसी महामारी के आने का संकेत था जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए हिला के रख देगी। Federal health officials say as many as 1 million Americans may have been infected with the AIDS virus. 1980 के दशक में शुरुआत में इस महामारी के पेशेंट को कैंसर का पेशेंट समझा जा रहा था, क्योंकि शुरुआती मरीजों में लगभग 50% को कपोसी सार्कोमा नामक स्किन कैंसर पाया जा रहा था। और एक अजीब बात यह भी थी कि 1980 और 81 में इसी बीमारी से ग्रस्त पेशेंट में पाए जाने वाले पेशेंट ज़्यादातर गे समुदाय से आते थे। तो इसी आधार पर मेडिकल फ्रेटर्निटी ने मान लिया था कि एक तो यह बीमारी कैंसर का कोई नया रूप है, दूसरा ये शायद सिर्फ होमोसेक्सुअल लोगों में होती है। इसी को आधार बनाते हुए इस बीमारी को ग्रीड नाम दिया गया, यानी कि गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। पर जैसे जैसे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और हर तरह के लोगों में इसके सिम्टम पाए जाने लगे तो समझ में आने लगा कि ये कोई गे स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये कोई महामारी है। 1982 में इसका नाम ग्रीड से बदलकर एड्स रखा गया, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। होमोसेक्सुअल समाज को हर तरह के भेदभाव से गुजरना पड़ा था। कहीं एड्स स्टूडेंट को स्कूल में आने से बैन कर दिया जाता था, तो कहीं एड्स ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर के घर खाली करवा लिए जाते थे और होमोसेक्सुअल के बहिष्कार तो आम बात थी। समय बीतता जाता है और इस बीमारी का असली कारण पता लगाने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। साल 1984 में अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट गैलो की डिस्कवरी में ये पाया जाता है कि इस बीमारी का कारण एक रेट्रो वायरस है। दोस्तों, सिंपल भाषा में कहूँ तो रेट्रो वायरस एक वायरस ही होता है। ज़्यादातर वायरस डीएनए से आरएनए बनाते हैं और ये उल्टा करता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है। रेट्रो मीन्स उल्टा या रिवर्स। इसी वजह से इस वायरस को 100% छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है और ये होस्ट के जेनेटिक कोड का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। इस तरह बीमारी को इनक्योरेबल बनाता है। जैसे जैसे इस महामारी को लेकर मेडिकल प्रोग्रेस होती गई, 1985 में अमेरिका में एफडीए के द्वारा एलिसा टेस्टिंग को एचआईवी टेस्टिंग के लिए अप्रूवल मिल जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे इस दौरान हमारे देश में क्या चल रहा था, तो चलिए मैं आपकी जिज्ञासा को हिंदुस्तान की तरफ लेकर चलता हूँ। साल 1985, तमिलनाडु, चेन्नई, अ ब्यूटीफुल सिटी। एक 32 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट सेलापन निर्मला अपने रिसर्च पेपर के लिए टॉपिक ढूंढ रही थी। उनकी प्रोफेसर डॉक्टर सुनीति सोलोमन उन्हें चेन्नई में एड्स पेशेंट की ट्रैकिंग का सुझाव देती है। दोस्तों, उस वक्त भारत में एड्स को लेकर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। एड्स को वेस्ट की बीमारी समझा जाता था। भारतीय लोगों का मानना था कि ये बीमारी पॉलीगैमस सोसाइटी की है और इंडिया में इस बीमारी के होने के चांस ना के बराबर है। पर डॉक्टर सोलोमन उनके समझाने पर निर्मला जी 200 ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए राजी हो जाती है। ब्लड सैंपल्स के लिए हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को चुना जाता है, जैसे सेक्स वर्कर, होमोसेक्सुअल मैन और अफ्रीकन स्टूडेंट। ब्लड सैंपल के लिए निर्मला जी मद्रास जनरल हॉस्पिटल में जाती है। इस काम में उनके पति वीरप्पन राममूर्ति बड़े मददगार साबित होते हैं, जो हर कदम पर उनका साथ देते हैं। मद्रास जनरल हॉस्पिटल में निर्मला जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के पेशेंट से मिलती है, जहां उनकी दोस्ती कुछ सेक्स वर्कर से हो जाती है। इस तरह उन्हें और भी सेक्स वर्कर की जानकारी मिलती है। लगभग 3 महीनों में वो 80 सैंपल कलेक्ट करने में कामयाब हो जाती है।
इस दौरान उनके पास ना तो कोई ग्लव्स थे और ना ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स। फिर डॉक्टर सोलोमन और निर्मला एक टेम्पोररी लैब बनाते हैं जिसमें वो सीरम को ब्लड से अलग करते हैं। फिर निर्मला जी अपने पति रामामूर्ति के साथ इन ब्लड सैंपल्स को एलिसा टेस्टिंग के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर चली जाती हैं। दोस्तों, उन दिनों चेन्नई में एलिसा टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी। कॉलेज में उनकी मुलाकात वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जैकोब टी जोन्स से होती है, जो उनकी मदद के लिए उन्हें 2 सहयोगी देते हैं जिनका नाम पी जॉर्ज बाबू और एरिक सिमोस होता है। एलिसा टेस्टिंग के दौरान 6 ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाए जाते हैं और ये खबर सबको हैरान कर देती है क्योंकि तूफान अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। जैकोब जॉन इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से कंफर्म होने तक सीक्रेट रखने को कहते हैं। कंफर्म करने के लिए उन्हीं 6 पेशेंट के ब्लड सैंपल फिर से लिए जाते हैं। अब की बार एरिक सिमोस को सैंपल टेस्टिंग के लिए यूएसए भेजा जाता है। पर होनी को कोल टाल सकता है, जिंदगी और हादसे किसी के बस में नहीं होते। यूएसए में सैंपल्स पॉजिटिव पाए जाते हैं। इस न्यूज़ को ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च तक पहुंचाया जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी तक और फिर तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर HV हांडे तक खबर को पहुंचाया जाता है। HV हांडे जब इस खबर को स्टेट असेंबली में अनाउंस करते हैं, किसी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। कुछ ने टेस्टिंग पर सवाल उठाए, कुछ ने डॉक्टर के मेथड्स पर और कुछ इस हद तक पहुंच गए कि डॉक्टर सोलोमन एक मराठी नॉर्थ इंडियन है जो तमिलियन की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करना चाहती है। पर धीरे धीरे तमिलनाडु की जनता ने उनको बहुत सम्मान दिया और उन्हें द एड्स डॉक्टर ऑफ चेन्नई कहा जाने लगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस वक्त भारत में लगभग 5.2 मिलियन एड्स पेशेंट थे, जो कि अब 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 मिलियन है। 5.2 से 2.5 मिलियन की जर्नी एक साहस, हिम्मत, अवेयरनेस, गवर्नमेंट एफर्ट, पीपल एक्सेप्टेंस का एक प्रतीक है जो मानव इतिहास में अपने आप में एक पराक्रम की कहानी है। आज लोगों की हिम्मत के सामने एड्स हार मान चुका है। एड्स एक बीमारी कम, डर ज़्यादा था, पर मनुष्य की हिम्मत और साहस के सामने कौन टिक पाया है। आज मेडिकल में एडवांस से एड्स पेशेंट लंबी, हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जीते हैं और ईश्वर ने चाहा तो 2030 तक एड्स वायरस को दुनिया से इरेडिकेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है 2 महिलाओं की जिज्ञासा की, एक पुरुष के साथ की, मेडिकल फ्रेटर्निटी के कोऑपरेशन की और 1.5 बिलियन लोगों के संघर्ष और साहस की। दोस्तों, अंत में मैं जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। इससे पहले इस निस्वार्थ योद्धा का नाम किसने सुना था? शैलपन निर्मला।